हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो हम अब नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे मूव कर रहे हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड नंबर 300। ये 300 की सीरीज स्टार्ट होगी, तो इसके बाद 315, 20, 330 आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस सीक्वेंस के साथ कौन सा वाला स्टैंडर्ड रिवाइज करना है। तो ये है स्टैंडर्ड 300, ठीक है। ये अकेला है, ये स्टार्टिंग में करना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये 300 इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग, ठीक है। तो जब ऑडिटर ऑडिट करने वाला होता है तो वो क्या प्लानिंग करेगा, ठीक है। प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जब वो ऑडिट करने जाएगा तो उसका प्लानिंग का क्या क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड नंबर 300। तो 300 से आप ऐसे याद कर सकते हो कि 300 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो 300 से उसका ऑडिट स्टार्ट हो रहा है। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेट्स मूव। तो मैंने सारा का सारा प्रॉपर फ्लो चार्ट्स में बनाया विद ऑल द कीवर्ड्स, ठीक है। उसको आप कंसिडर करेंगे। देखो, टू प्लान द ऑडिट सो दैट इट विल बी परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। मतलब आपको 300 के अंदर प्लानिंग जो करनी है वो इतनी अच्छी प्लानिंग करनी है कि प्लानिंग कि उससे आप जो ऑडिट परफॉर्म करेंगे वो एक इफ़ेक्टिव मैनर में होना चाहिए, जिसके अंदर क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। आपके की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स का क्या होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अब की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्या क्या होते हैं, मतलब टीम मेंबर्स में सारे लोग कंसिडर किए जाएंगे। सबसे पहले तो टीम मेंबर के अंदर अपना एक पार्टनर होता है, जो पार्टनर साइन करता है या जो पार्टनर उस ऑडिट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसके बाद उसके अदर मेंबर्स आते हैं, जिसमें असिस्टेंट्स आते हैं, आर्टिकल्स जो भी ऑफकोर्स हम अपनी फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो टीम मेंबर्स इज एंगेजमेंट पार्टनर, अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑफ ऑडिट, राइट। तो प्लानिंग ऑफ ऑडिट करने में जितने भी लोग शामिल रहेंगे वो सबका इन्वॉल्वमेंट प्लानिंग में होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है बेनिफिट्स। इट्स ऑल अबाउट द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अब ये हम कुछ पॉइंटर्स में करेंगे कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका बेनिफिट्स और एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम प्लानिंग करते हैं ऑडिट की, ठीक है। अगर ऑडिट करने के लिए जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसके क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज़। आप इंपॉर्टेंट एरियाज़ पर अटेंशन, क्योंकि जब हम ऑडिट स्टार्ट कर देंगे, हमने कोई प्लानिंग की नहीं है तो हमें नहीं पता चलेगा ना कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। पर पहले से ये डिसाइड कर लेना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। नेक्स्ट, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। पोटेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी आपकी, है ना, उसका आप टाइमली रिजोल्यूशन कर लोगे, क्योंकि आपने प्लानिंग करी है। देखो, प्लानिंग करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, आपको एक रास्ता देता है कि आपको ऐसे ऐसे चलना है। प्लस उसके अंदर आप डिटेल्स लिखते हो कि हमें ये इसके साथ करेंगे तो ऐसा करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, राइट। अगर हमारे को वो एक्सेप्शंस आ जाती हैं तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। तो प्लानिंग में सब कुछ आता है, इसलिए प्लानिंग में सबसे पहले आप क्या क्या दे देंगे, अटेंशन देंगे इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे, फिर टाइमली उनको रिजॉल्व कर पाएंगे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब आप सही ढंग से उसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे, किसको, अपनी पूरी की पूरी ऑडिट को। क्योंकि हर चीज़ ना प्लानिंग के साथ चलती है। अगर आप बिना प्लानिंग करे स्पॉन्टेनियस कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं ना, तो बीच में बहुत ज़्यादा मैस क्योस समझ जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसी को भी समझ में नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। आप अपनी जो सिलेक्शन है वो भी बिल्कुल ध्यान से रखेंगे, क्या, हाँ, कि आपकी सिलेक्शन के टीम के अंदर वो सारे लोग होने चाहिए जो कंपैटिबल होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, सबकी ऐसे देखना होता है। नेक्स्ट आए डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। मतलब जो भी आपकी पूरी टीम है उसकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन और सुपरविजन। क्योंकि अगर मैं प्लानिंग करके चलूँगी तो प्लानिंग में लिखा होगा कि ये पर्सन ये काम करेगा, ये पर्सन ये काम करेगा, तो इसका मतलब हो गया प्लानिंग हमें डायरेक्शन दे रही है और सुपरवाइज कर रही है कि कौन क्या काम करेगा। प्लानिंग से पता चल रहा है कि कौन बंदा सिलेक्ट होगा कौन बंदा सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर है इजी कोऑर्डिनेशन। आपकी कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से आपको पता रहता है कि जो बंदे ये काम कर रहे हैं उन्हें मिलकर कैसे रिपोर्टिंग करनी है, फिर उनको कैसे आगे रिपोर्टिंग करनी है, राइट। तो एक कोऑर्डिनेशन बनता है इन वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कॉम्पोनेंट्स एंड एक्सपर्ट्स।
मतलब बेसिकली अगर आपने किसी एक्सपर्ट की राय ली है, सपोज करते हैं आपने किसी एक्सपर्ट की राय ली है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर आपकी कुछ बात करनी है, डिस्कशन करनी है अपने टीम मेंबर से, तो कंपोनेंट्स में या फिर एक्सपर्ट्स में अगर आपके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा, ये भी प्लानिंग में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अच्छी बातें क्या हैं प्लानिंग करने की। सबसे पहले अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट एरियाज, टाइमली रिजॉल्व करेगा आपकी सारी प्रॉब्लम्स। अरे क्या आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा, आपकी जो ऑडिट एंगेजमेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अच्छे से होगी। फिर आपको सुपरवाइज डायरेक्ट करने में हेल्प करेगा। और लास्ट पॉइंट, इजी कोऑर्डिनेशन करेगा जो भी काम किया है किसने, बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट। ऑफ कंपोनेंट का मतलब समझ के, ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट जो एक जैसे मेन एरिया होता है, प्रिंसिपल होता है, ब्रांच सॉरी हम प्रिंसिपल एंटिटी बोलते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, तो अलग अलग कंपोनेंट्स के ऑडिटर होते हैं और उनके एक्सपर्ट होते हैं, पर उनको आपस में मिलकर देखना होता है ना, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में भी प्लानिंग ही हेल्प करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाँ फैक्टर्स। क्या है, फैक्टर्स वाइल एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ध्यान से देखिए, वर्ड्स ना बार बार आएंगे, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, ये सब, तो हमें वर्ड्स का भी मतलब समझना है क्योंकि पेपर में ही कंफ्यूज करेंगे, स्पेशली एमसीक्यू। एमसीक्यू में क्या कर सकते हैं, ये आपसे कोई भी सेंटेंस पूछेंगे तो उसमें स्ट्रैटेजी वर्ड डाल देंगे। ठीक है, ऑडिट के आगे ना 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आपके पास स्ट्रैटेजी वर्ड मिलेगा या तो आपको, और दूसरा या तो आपको प्लान वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो 2 आपको वर्ड मिल सकते हैं। तो ऑडिट में कन्फ्यूजन ये होती है कि स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है और प्लानिंग क्या चीज़ है। अब प्लानिंग, अब मैं बताती हूँ, प्लानिंग एक वाइडर स्कोप है, ये एक वाइडर एरिया है। प्लानिंग में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, और स्ट्रैटेजी में ये एक रफ़ आइडिया होता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये बस इतना सा होता है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे जब हम क्या करेंगे, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो पूरी स्ट्रैटेजी मतलब हमें क्या करना है, कैसे करना है, एक रफ आइडिया लेने के लिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, मतलब आप किस टाइप का ऑडिट कर रहे हो ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अब मैं कह रही हूँ कि किसी को बिजनेस बना, कंपनी करनी है क्रिएट, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए वो एक रफ आइडिया लेगा कि यार मैं 2-4 लोगों का इकट्ठा करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, कंप्लाइंसेस पूरे करता हूँ, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता हूँ, उसके बाद अपना सिन नंबर लेता हूँ, ये लेता हूँ, वो लेता हूँ, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जगह लेते हैं, ये करते हैं। तो एक रफ आइडिया ले लिया ना उसने अपने दिमाग में, तो ऐसे होता है ये। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, ऑडिट भी ऐसी होती है कि पहले मैं ना इनकम से स्टार्ट करूँगा, इनकम में देखूंगा कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, उससे कोई एसेट तो नहीं क्रिएट कर रखी, सबसे बड़ी गड़बड़ वहाँ होती है। फिर मैं देखूंगा कोई बोगस एक्सपेंस तो नहीं, रफ आइडिया दिमाग में क्रिएट करना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट का मतलब हो गया कि हम जब ऑडिट करने जाएंगे तो किस प्रकार की ऑडिट होगी, इस बात को भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसी से आप क्या बनाएंगे, एक रफ आइडिया बनाएंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि आप क्या क्या रिपोर्ट करने का ऑब्जेक्टिव है, कैसे रिपोर्ट करोगे, क्या रिपोर्ट करोगे, कब रिपोर्ट करोगे। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, एज पर लीगल, एज पर, है ना, अपॉइंटिंग, मतलब ये भी देख सकते हो कि यार लीगल अकॉर्डिंगली लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं। ठीक है, या फिर जिसमें आपका अपॉइंटमेंट किया है उसने कोई भी अपनी कंडीशंस डाली हैं क्या, अपॉइंटमेंट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम है क्या, वो सिर्फ। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, टीम्स एफर्ट। फिर आप ये भी उसमें स्ट्रैटेजी में रफ आइडिया में लेोगे कि यार मेरी टीम का क्या एफर्ट होगा, मेरी जो कोर टीम होगी वो ये करेगी, मेरी जो फील्ड टीम होगी वो ये करेगी। तो एक स्ट्रैटेजी में एक रफ आइडिया मिलता है। पहले ऑडिट किस टाइप का है, रिपोर्टिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, टीम का क्या एफर्ट होगा। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी वर्क, प्रिलिमिनरी मतलब जो स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इन द इनकम टैक्स, ऐसे ही प्रिलिमिनरी वर्क स्टार्टिंग में आपको करने पड़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना, पता लगाना, ऐसे करके। ऑडिट से पहले सब इन्वेस्टिगेशन भी होती है कि हम उस क्लाइंट का ऑडिट करें या ना करें। नेक्स्ट है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द रिसोर्सेज जो भी आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आपको ये देखना है उसका NTE क्या है, किस प्रकार के हैं, कितने टाइमिंग्स है, और व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अभी मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको एक रफ आइडिया बनाने में हेल्प करेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी हमने देख लिया बेनिफिट्स और फैक्टर्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेनिफिट्स किस चीज़ के, ओवरऑल स्ट्रैटेजी के। कि अगर मैंने एक रफ आइडिया पहले से ही बना लिया, ऑडिट करने से पहले से ही बना लिया, तो देखिए मुझे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी और क्या क्या है। पहला, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्वालिटेटिव रिसोर्सेज,
कि आप क्या है जिसमें क्वालिटी है, मतलब हम रिसोर्सेज को हायर करते हैं, जैसे हम लोगों को हायर कर रहे हैं तो हम ऐसे ना हायर करें कि किसी को भी कर रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड पहला आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। दूसरा वर्ड आ जाता है एलोकेशन। एलोकेशन, अब एलोकेट तो अब तभी करोगे ना, देखो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि मतलब मेरे पास जैसे सपोज करो 100 आवर्स हैं, ठीक है 100 आवर्स है, तो मैं इन 100 आवर्स को कैसे डिवोट करूँ, तो मैंने कहा 100 आवर्स में 25 मैं इस पे डिवोट करूँगा, 25 इस पे डिवोट करूँगा, बचे हुए 50 में से 20 और 30 इन पे डिवोट करूँगा। जैसे इनकम में हो गया, ये एसेट हो गया, ये एक्सपेंसेस हो गए, ये लाइबिलिटीज़ हो गए, तो मैंने कहा 100 आवर्स में ऐसे डिवोट कर रही हूँ अपने रिसोर्सेज को। तो पहला वर्ड लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट तो ये होगा कि आप ह्यूमन रिसोर्स को एम्प्लॉय कर रहे हो, जो कि क्या होना चाहिए, क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए। फिर आपने कहा एलोकेशन करूँगी मैं, अब अपने जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं, चाहे वो कैसे भी रिसोर्सेज हो, उनको एलोकेट करोगे क्वांटिटी में, ठीक है, कि मैं यहाँ पर ऐसे 2 बंदे भेजूँगा, 4 बंदे भेजूँगा, या फिर इस पर इतना टाइम लगाऊँगा, या फिर इस पर इतने डॉक्यूमेंट्स या फिर ये एक्सपेंसेस लगाऊंगा, ठीक है ऐसे। फिर नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कब कब मैं डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टाइमिंग क्या है आपके रिसोर्स की, ठीक है। तो क्या हो गया, एक रफ आइडिया पहले लगाने से देखो कितनी हेल्प मिली, पहले से मुझे पता चल गया मेरे को कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे एक ऐसे पेड असिस्टेंट की ज़रूरत है, मेरे को आर्टिकल की ज़रूरत है, चलो इनको हायर कर लेते हैं। सपोज़ करो आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हो, आपके पास पहला ऑडिट आया, ठीक है, किसी फार्मास्यूटिकल का, तो अब आपको फार्मास्यूटिकल का ऑडिट कर जाना है, तो आप तो सीनियर पार्टनर हो गए, चलो उसके बाद आपको चाहिए एक आर्टिकल भी चाहिए, एक पेड असिस्टेंट भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए एक ऑफिस बॉय भी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके को क्या रिसोर्सेज हैं, इसे हमने बोल दिया था एम्प्लॉयमेंट। फिर उसको कैसे एलोकेट करोगे, कि आप ये कहोगे कि ठीक है पेड असिस्टेंट और एक आर्टिकल दोनों को वहाँ पर एलोकेट कर दोगे और बता दोगे कि किस किस रिसोर्सेज पे कितना कितना टाइम डिवोट करना है, कितने कितना वो डॉक्यूमेंट्स करने हैं, किस पे क्या करना है। फिर उस पर आपको टाइमिंग्स भी देखनी है, ठीक है, क्या टाइमिंग्स है कि हम महीने में इतनी बार जाएंगे, हफ्ते में इतनी बार जाएंगे, या साल में इतनी बार जाएंगे ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एंड लास्ट इज़ दी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको इन सब रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ऐसे नहीं है आपने असिस्टेंट के ऊपर आर्टिकल पे सब छोड़ दिया कि भाई तुम कर रहे हो, लास्ट में मुझे बता देना मैं फाइनलाइज कर दूंगा। नहीं, आपको रूटीन टाइम में मैनेज करते रहना है। कभी को आर्टिकल छुट्टी पे जाएगा, कभी कुछ होगा, तो ऐसी चीज़ें होती रहेंगी एंड वी नीड टू मैनेज दीज रिसोर्सेज। तो बेनिफिट्स क्या हो गए, पहले ही तैयारी कर लेने के, एम्प्लॉयमेंट करना, उनको एलोकेट करा देना, फिर उनकी टाइमिंग सेट करना एंड देन उनको मैनेज करना, ठीक है। ये हो गया। चलो अब ये लास्ट पॉइंट आ जाता है आपके सामने। लास्ट पॉइंट क्या है, हाँ लास्ट पॉइंट है रिलेशनशिप। किसके बीच का रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की रिलेशनशिप की नहीं, ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान की, राइट। मैंने अभी ऊपर बात करी थी कि 2 वर्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। 2 वर्ड्स कौन कौन से, एक होता है हमारे पास स्ट्रैटेजी वर्ड और एक होता है प्लान वर्ड। प्लान मैंने पहले ही बताया था, एक ब्रॉडर चीज़ होती है जिसमें आप हर डिटेल्स लिखते हैं, राइट, हर डिटेल होती है आपके पास इसमें। पर स्ट्रैटेजी में डिटेल नहीं, एक रफ आइडिया होता है कि ऐसे 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 ऐसे, जैसे आपको 2 रास्ते हैं, या तो स्ट्रेट रास्ता चले जाओ, या तो ऐसे ऐसे चले जाओ, या जिग जैग चले जाओ, ठीक है। तो डिपेंड करता है ना, अब रफ आइडिया लेने से हमें रास्ता पता चलता है, उस रास्ते पे एग्जैक्टली कैसे चलना है वो प्लानिंग से पता चलता है। तो अब आपको क्या करना है, ओवरऑल, हाँ अब आपको देखना है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लानिंग कि इनके बीच में आपस में कैसे रिश्ता होता है। द ऑडिट स्ट्रैटेजी, ये देखिए, ऑडिट स्ट्रैटेजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर दी ऑडिट प्लान। तो प्लान से पहले बनाना होता है। मैंने पहले कहा था कि एक ये रफ आइडिया, अगर एक रफ आइडिया हम पहले ही तो बनाएंगे, मुझे एक फर्म खोलना है, उसमें लोग चाहिए, ऐसे ऐसे काम करना है, तो मैं पहले ही तो आइडिया बनाऊंगी ना कि हाँ भाई मैं ऐसे काम करूंगी, ऐसे लोगों को हायर करूंगी, हम ऐसे आगे इंक्रीज़ करेंगे अपने, और यहाँ पे हम काम करेंगे, है ना, यहाँ पे हमारा बिजनेस हो चलेगा, यहाँ पे ऐसे चलेगा। तो मैंने जो चीज़ें करी वो एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली, पर पहले ही कर ली, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट, फिर जब मैं उसके काम पे उतरूंगी तब उसमें माइन्यूट डिटेल्स रखूंगी। तो सिंपल एग्जांपल हम पूरा ले लेते हैं। आपके पास एक ऑडिट आई, आप ऑडिट करने जा रहे हो, पहले आपने रफ प्लान बनाया कि यार मैं ऐसे, पहले इनकम, फिर मैं एसेट चेक करूंगा, फिर एक्सपेंस और लायबिलिटीज चेक करके उनके ऑपरेशंस फिर लास्ट में देखूंगा, बस दैट्स इट। ओवरऑल ऑडिट कंप्लीट करके रिपोर्ट कर दूंगा। बट उसके लिए अब ये तो स्ट्रैटेजी होगी, अब उसके लिए क्या होगा, प्लानिंग डेवलप होगी, ऑडिट प्लान बनाओगे जिसके अंदर ज़्यादा डिटेल्स होंगी। दिस कंटेन्स मोर डिटेल्स देन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। तो समझ में आ गई ना बात। इसीलिए पहले स्ट्रैटेजी और फिर प्लानिंग। ये एमसीक्यू में पूछा भी जा सकता है, थ्योरेटिकली भी, और कोई केस देकर भी पूछा जा सकता है, पर वर्ड आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है
स्ट्रैटेजी वर्ड और प्लान वर्ड पे, कि स्ट्रैटेजी पहले बनाई जाती है और ऑडिट प्लान बाद में बनता है। स्ट्रैटेजी छोटी होती है, एक रफ आइडिया होता है, और प्लानिंग मोर डिटेल्ड होता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट लिखा है, ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान्स आर इंटर रिलेटेड बिकॉज चेंज इन वन वुड रिजल्ट इनटू चेंज इन अदर। जाहिर सी बात है। अब ध्यान से देखिए, आपको फर्म ओपन करनी है, एक बार आप सोचते हो नहीं यार मैं फर्म ओपन नहीं करता, LLP ओपन करता हूँ। तो जैसे ही आपने LLP ओपन करनी होती है तो LLP की फॉर्मेलिटीज़ अलग हो जाती हैं। फिर आपने कहा नहीं यार हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम कुछ बिजनेस करेंगे। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, हाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या ओपन करना पड़ेगा, कंपनी ओपन करनी पड़ेगी। फिर आपने कहा नहीं कंपनी की फॉर्मेलिटीज़ है। तो देख रहे हो आप, हर एंटिटी हर कुछ करने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदलता रहता है, और स्ट्रक्चर बदलने की वजह से उसके अंदर की प्लानिंग बदलती है। तो सपोज़ करो अगर आप एक जैसे अगर आप पीयर रिव्यू करने जा रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। अगर आप इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हो तो स्ट्रैटेजी अलग होगी, और एक्सटर्नल ऑडिट करने जा रहे हैं तो अलग होगी, GST ऑडिट के लिए अलग होगी। तो अब जैसे ही स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी वैसे ही प्लान डिफरेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना, कोई भी काम करने जाते हैं उस हिसाब से हमें ढलना होता है, उस हिसाब से सोचना होता है। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट इफ वन वुड चेंज ऑब्वियसली दिस वुड रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द अदर। द ऑडिट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स द गाइडेंस फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। ठीक है, वही बात लिख रहा है वो बार बार कि स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है कि आपको कैसे कैसे प्लानिंग करनी है। क्योंकि जब मैंने एक रफ आइडिया बना लिया, जैसे कहते हैं ना, मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। जैसे सपोज़ करो ये स्टेयर्स है, ठीक है। अब ये स्ट्रैटेजी है। देखो पहले मैंने कहा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पहले जैसे सपोज़ करो आप CA बनना चाहते हो, ये CA डिग्री है यहाँ पे हो, और आप यहाँ खड़े हो। तो अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपने कहा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, या क्लियर करके फाउंडेशन क्लियर करके फिर मैं आऊँगा IPCC में। फिर IPCC के बाद मैं करूँगा आर्टिकलशिप, और फिर लास्ट में एग्ज़ाम देने के बाद मैं क्लियर कर जाऊँगा और मैं बन जाऊँगा CA। बट ये तो एक रफ आइडिया है जिसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिट स्ट्रैटेजी बोलेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी ने आपको क्या प्रोवाइड करी है, गाइडलाइन, कि यार अच्छा CA बनना है, ये करना है। तो इस गाइडलाइन के बेसिस पे आप क्या बनाना स्टार्ट करोगे, प्लान। अब आप दिन का स्केड्यूल बनाओगे, राइट। इस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आप क्या तैयार करोगे, दिन का स्केड्यूल तैयार करोगे कि मेरे को ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे करना है, मुझे कहाँ से कोचिंग लेनी है, ठीक है, कहाँ से अपनी आर्टिकलशिप करनी है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है, इसलिए उसने कहा गाइडलाइंस होती हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इट एस्टैब्लिशेस द स्कोप एंड द कंडक्ट ऑफ ऑडिट। मतलब आपको बताएगा कितना ऑडिट करना है और कैसे ऑडिट करना है, कंडक्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, राइट। तो इट एस्टैब्लिश द स्कोप कि कितना करना है, एंड कंडक्ट कैसे करना है ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, एंड देयर बाय वर्क्स एज बेसिस फॉर डेवलपिंग अ डिटेल ऑडिट प्लान। अगेन द सेम थिंग, डिटेल ऑडिट प्लान वुड इंक्लूड। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने स्ट्रैटेजी के बाद एक डिटेल ऑडिट प्लान बना लिया है जिसमें आपने कंडक्ट, स्कोप सब कुछ लिख लिया, तो उस पर क्या चीज़ इंक्लूड करोगे, नेचर, किस तरीके का, क्या टाइमिंग होगी, और क्या एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, राइट। मैं एक ऑडिट प्रोसीजर करने जा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मुझे रिटन रिप्रेजेंटेशन दे दो, या फिर मैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन लेने जा रही हूँ, या मैं ऑब्जर्व करने जा रही हूँ, इंटरव्यू लेने जा रही हूँ इंटरनल एम्प्लॉयज़ का। तो जो भी मैं काम करूँगी वो कैसा करूँगी, कितने टाइमिंग्स में करूँगी और किस हद तक करूँगी, ये मुझे पता होना चाहिए, मेरी प्लानिंग में लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो एज टू ऑब्टेन, क्या करने के लिए, हाँ हमेशा ऑब्टेन करने होते हैं आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या, कौन से एविडेंस, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है, SAAE। ये आपको ऑडिट एविडेंस लेने होते हैं जिसमें आपने कहा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ठीक है। ये याद रखना कि ये आपको हमेशा ऑब्टेन करने होते हैं। और अश्योरेंस कौन सी होती है, रीजनेबल, ठीक है। कंक्लूसिव, एब्सोल्यूट, कंप्लीट अश्योरेंस ऐसा वर्ड कुछ नहीं होता ऑडिट में, सिर्फ रीजनेबल अश्योरेंस होती है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये आपका पूरा डिटेल स्टैंडर्ड था जो कि 4 पॉइंट्स में कवर हो गया, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले, बहुत इजी है। तो हम नेक्स्ट करेंगे स्टैंडर्ड नंबर 315 एंड 330, जो कि आपको इकट्ठे पढ़ना होगा, ठीक है। थैंक यू।